इन जज साहब की तस्वीर को जरा सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखिए तो इन पर आरोप लगता है कि बाहर से यानी शरीर से तो ये जज की कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन इनकी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रही और अब वो आत्मा इतनी मजबूत हो चुकी है, बीजेपी से इनका जुड़ाव इतना गहरा हो चुका है कि जज रूपी बाह्य रूप को त्याग कर रिटायरमेंट की डेट से महीनों पहले इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में कूदने को तैयार हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों की जज साहब की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बेहद आसान भाषा में पूरे मसले पर चर्चा करूंगा और सवाल होगा कि क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी जस्टिस चंद्रचूड़ इन जज साहब के इस कारनामे पर रोक लगाएंगे, इन्हें चुनाव लड़ने से रोकेंगे, और यदि नहीं रोकेंगे तो क्या यह भारतीय न्यायपालिका के माथे पर एक कलंक नहीं होगा? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ चुपचाप इस कलंक को लग जाने देंगे? इसके साथ ही बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे हुए भयंकर भगदड़ की। जी हां, भाजपा के भीतर ऐसी भगदड़ मची है जिसकी कल्पना भाजपा तो छोड़िए विरोधियों ने भी कभी नहीं की होगी। उधर भाजपा की भगदड़ से यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा से सपा की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोदी सत्ता की सबसे कमजोर नस को पकड़ लिया है। सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि जकड़ लिया है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण मसलों पर जोरदार आवाज उठाई है। मोदी से लेकर मोदी के मित्रों तक को लपेट दिया है और मित्र ही नहीं बल्कि गोदी को भी लपेट दिया है। लगे हाथ एक खुशखबरी भी ले लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को उनका परिवार मिल गया। अरे भाई, हंसने की बात नहीं है, सच कह रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हंसने का बहुत मौका मिलेगा। अपने रिस्क पर हंसना है ये तो आप जानते ही हैं। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। फेसबुक के दर्शकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द यूट्यूब पर आ जाएं। ऐसा लग रहा है कि फेसबुक पर किसी ने और भयंकर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो, हमारी मेहनत पसंद आती हो, तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बाकी वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है। जब आप इसे लाइक करते हैं तभी यूट्यूब आपके इस चैनल को आगे बढ़ाता है। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके घंटा बजाना, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री भी होता है। तो शुरुआत में ही ये काम निपटा लिया करिए। और सबसे पहले द हिंदू की डिप्टी एडिटर विजेता सिंह ने दिल्ली दरबार की जो खबर शेयर की है इसको देख लीजिए, मगर उससे पहले मेरी गारंटी सुन लीजिए। गोदी मीडिया के किसी चैनल पर आपको यह खबर नहीं मिलेगी, गारंटी खत्म। अब खबर सुनिए। विजेता सिंह लिखती हैं कि सैकड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने नॉर्थ ब्लॉक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी शिकायतों में मंत्रालयों और विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियां होने के बावजूद पदोन्नति न होना। केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने आज शांति मार्च निकाला है। यानी जो अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में बैठकर पूरे देश की व्यवस्था देखते हैं, उनकी व्यवस्था को देखने वाला भी मोदी सरकार में कोई नहीं दिखता है। पद खाली पड़े हुए हैं और बेचारे अधिकारियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। अब चिंता की बात यह है कि सरकार में सबसे ऊपरी स्तर पर बैठने वाले अधिकारी ही यदि इस स्तर पर परेशान हैं कि उन्हें पैदल मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर इस देश के युवा किस सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं? कहा जाता है कि दूसरों का बड़ा दुख देखकर अपना दुखवा छोटा लगने लगता है। लगे हाथ देश भर के लाखों करोड़ों बेरोजगारों को चाहिए कि देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों का हाल देख लें और अपने दुख को छोटा कर लें। इस बात का दुख बिल्कुल न मनाएं कि रेलवे में लगभग 3 लाख पद खाली हैं, गृह मंत्रालय में लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं, रक्षा मंत्रालय में लगभग 2.5 लाख पद खाली हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस के लगभग 2,500 पद खाली हैं, सेंट्रल पुलिस में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। हे देश के बेरोजगारों, तुम्हारा दुख तो बहुत छोटा है। पैदल मार्च निकाल रहे इन अधिकारियों का दुख जरा सोचो। एक तरफ तो पद खाली होने के बावजूद इनका प्रमोशन नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार लगातार लेटरल एंट्री पर जोर लगा रही है। फिर से खबर आई है कि निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ केंद्र सरकार के प्रमुख पदों पर बैठाए जाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया था, लेटरल एंट्री का मतलब है किराए का दुल्हा। जिन पदों पर यूपीएससी की बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करने के बाद लोग बैठाए जाते थे, मोदी सत्ता ने प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों को वहां पर लाकर बैठा दिया। और महीनों पहले एक वीडियो में मैंने बाकायदा रिसर्च करके बताया था कि जिन भी मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के माध्यम से अधिकारियों को बिठाया गया, उन मंत्रालयों से संबंधित बहुत सारी चीजों को जोर शोर से निजीकरण की तरफ ले जाया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया गया। आप स्वयं भी इन चीजों का आकलन करेंगे तो भीतर से यह सवाल उठेगा कि लेटरल एंट्री के प्रति मोदी सत्ता का गेम कहीं इसी कारण तो नहीं है कि प्राइवेट कंपनी वालों, हे मोटे पेट वाले सेठों, तुम अपने ही लोगों को मंत्रालयों में भेज दो। जिस मंत्रालय से संबंधित जो भी हिस्सा, जो भी विभाग
और उसकी जो संपत्ति तुमको पसंद आए अपनी मर्जी से अपने नाम कर लो, अपने हिसाब से नियम तैयार करो जिससे तुम्हें देश की संपत्ति हड़पने में, कब्जाने में आसानी हो। पहले के जमाने में जब भोज हुआ करता था शादी विवाह में या फिर किसी भी कार्यक्रम में, तो जमीन पर बैठकर या फिर कुर्सी पर बिठाकर लोगों को खाना परोस कर खिलाया जाता था। लेकिन अब बफर सिस्टम चलता है। गांव में लोग इस सिस्टम को कुकुर भोज भी कहते हैं। सरकार का यह लेटरल एंट्री का कार्यक्रम बारीकी से समझने के बाद कहीं ना कहीं कथित रूप से उसी कुकुर भोज की ओर इशारा करता है, जिसको जितना चाहे हौंड के खाए, ना खा पाए तो उठाकर कूड़ेदान में डाल दे, कोई पूछने वाला नहीं है। शादियों में आप भी देखते होंगे, खाने की क्षमता होगी 250 ग्राम, उठा लेंगे 2.5 किलो। बहरहाल केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों को अच्छे दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उन्हें जल्द से जल्द प्रमोशन दिलाएं। आप सोच रहे होंगे कि प्रमोशन भगवान कैसे दिलाएंगे? अरे भाई, यदि भगवान कुछ नहीं दिला रहे होते तो अलग अलग भाजपा सरकारों की पूरी कैबिनेट अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने थोड़े न जाती। अभी आज ही मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री समेत तमाम लोग दर्शन करने पहुंचे हुए हैं। आए दिन इस तरह की खबर आती है कि कभी फला भाजपा शासित राज्य की पूरी सरकार अयोध्या पहुंच गई, कभी ढिमका वाली पहुंच गई। जब अलग अलग भाजपा सरकारों को मंदिर में बहुत कुछ मिल जाता है तो फिर प्रमोशन कौन सी बड़ी चीज है जो केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों को नहीं मिल पाएगी? इन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द टोटो बुक करके दिल्ली से अयोध्या पहुंचे। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय। इन्होंने हाल ही में कहा है कि जल्द ही देश के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उसकी एक प्रति भारत के चीफ जस्टिस को और एक प्रति कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी भेज देंगे। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति के अखाड़े में कूदने का भी ऐलान कर दिया है। हालांकि उस वक्त उन्होंने कहा कि किस पार्टी में जाएंगे अभी तय नहीं है, बाद में बताएंगे। लेकिन चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों का इनका जो कार्यकाल रहा है वो बड़े गंभीर इशारे करता है और बेहद गंभीर सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि इन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथों लिया। अगले कुछ मिनट तक इनके कुछ विशेष कार्यों का जिक्र करने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मई 2018 में हाईकोर्ट के इस न्यायाधीश ने बड़ी पीठों के आदेशों की अनदेखी करके एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश जारी करके विवादों में आ गए। साल 2022 में इन्होंने सीबीआई और ईडी को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल नौकरियों के घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि कम से कम 14 मामलों में इन्होंने टीएमसी सरकार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच करने का आदेश दिया। इनके आदेश लगातार ऐसे रहे कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ साथ बार बार इनका टकराव होता रहा, और न सिर्फ पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ बल्कि साथी जजों के साथ भी इनका टकराव आए दिन सामने आता रहा। इन्होंने पश्चिम बंगाल में 32,000 से अधिक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया, उसका आदेश दिया। बाद में एक अलग पीठ ने इस आदेश पर रोक लगाई। अगला मामला और भी चौंकाने वाला है। सितंबर 2022 में ये जज साहब जिस कथित स्कूल नौकरियों में घोटाले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान एक बंगाली समाचार चैनल पर इंटरव्यू दिया और टीएमसी नेता तथा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पैसों को लेकर खुलेआम सवाल उठाए। मौखिक रूप से इन्होंने बंगाल सीएम के भतीजे को लेकर और धन इकट्ठा करने को लेकर कई सारी बातें कह दी। इस मामले पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जजों को टीवी चैनलों पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। स्वयं भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से यह सत्यापित करने के लिए कहा और रिपोर्ट मांगी कि क्या सच में जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोई इंटरव्यू दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उन्हें कथित घोटाले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जो कथित स्कूल भर्ती घोटाला था उससे संबंधित मामले पर यदि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई की अनुमति उनको नहीं दी जाएगी। और अंत में चीफ जस्टिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले को दूसरी बेंच को सौंपने का आदेश दिया। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने क्या किया वो और भी चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जब आया तो उसके कुछ घंटों के भीतर ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आदेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को रिपोर्ट और अपने साक्षात्कार का आधिकारिक अनुवाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामला इतना बिगड़ गया, इस स्तर तक चला गया कि सुप्रीम कोर्ट को रात में अदालत बुलाकर इस मैटर को निपटाना पड़ा। और जस्टिस एएस बोपन्ना तथा जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का यह आदेश न्यायिक अनुशासन के खिलाफ था। इस पर जवाब आया कि जुग जुग जियो सुप्रीम कोर्ट। इन सब के बाद इन पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि ये राजनीतिक रूप से एक विचारधारा को मानने वाले हैं और भाजपा के
के हाथों में खेलते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने साथी जजों के साथ भी लगातार विवाद बनाए रखा। विवाद इतना बढ़ गया कि खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामले का संज्ञान लेना पड़ा। कई विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई, नसीहत दी, दायरे में रहने तक की बात भी कह दी। इनके कुछ आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाई। पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया कि इसके खिलाफ 250 से अधिक वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख दी। बाद में जस्टिस गंगोपाध्याय ने बिना शर्त माफी भी मांगी। साथ ही जजों के साथ लगातार विवादों में बने रहे। इनका झगड़ा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल के साथ चर्चा के दौरान ही नोकझोंक ऐसी हुई, इस स्थिति में पहुंच गई कि महीनों पहले ही पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल ने जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में कह दिया कि इनको बीजेपी से लोकसभा का टिकट मिलने वाला है। भविष्यवाणी कर दी। कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। शायद वही कहावत यहां भी सिद्ध हो रही थी। तभी तो अगस्त में रिटायरमेंट की डेट होने के बावजूद 5 महीना पहले ही इस्तीफा देकर राजनीति के मैदान में उतरना चाहते हैं। इस दौरान इन्होंने यह भी कहा कि अदालत में रहकर जनता की बहुत अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूं, राजनीति में आकर सीधे काम करना चाहता हूं। ये बातें तो बहुत अच्छी हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपना पद छोड़कर राजनीति में आना चाहता है तो उसके लिए आजाद है, उसका अधिकार है। मगर सवाल यह है कि देश की जनता के अधिकारों का क्या? जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का पिछले कुछ सालों का जैसा कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने लगातार पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले रखा, ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जहां पर टीएमसी को घेरा जा सकता था। बताया जाता है कि मामूली मामलों में भी जज साहब अव्वल दर्जे की डांट फटकार लगाया करते थे। ममता सरकार के खिलाफ खूब टिप्पणियां, सख्त से सख्त टिप्पणियां किया करते थे, आदेश दिया करते थे, तमाम जांच के आदेश दिए। ऐसे ऐसे मामलों में ऐसे ऐसे आदेश दिए गए जिसके बाद पहले से ही चर्चा होने लगी कि कथित रूप से जज साहब बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। टीएमसी के नेता खुलेआम आरोप लगाने लगे। जब से उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि धन्यवाद जस्टिस गंगोपाध्याय, आपने हमारी बात को साबित कर दिया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और अब आपने अपना रास्ता चुन लिया है। हालांकि जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी कि किस पार्टी में जाएंगे, मगर चारों तरफ चर्चा इसी बात की है कि जाएंगे तो भाजपा में ही, क्योंकि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये मसला भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक नहीं है? क्या इससे न्यायपालिका में भरोसा कम नहीं होगा? जिस व्यक्ति ने लगातार अपने फैसलों और टिप्पणियों के माध्यम से कथित रूप से बीजेपी की तरफ करीबी दिखाई और समय से पहले रिटायर होकर सांसद बनने की इच्छा रखते हैं, वो पद पर रहते हुए कितने ईमानदार और तटस्थ रहे होंगे? ये सवाल बड़ा है। लोग कह रहे हैं कि यदि उन्हें सच में पहले से ही राजनीति में उतरने की इच्छा थी तो क्यों नहीं उन्होंने पद पर रहते हुए राजनीतिक मामलों से खुद को अलग रखा? जो भी राजनीतिक से संबंधित मामले उनकी अदालत में गए, उन्होंने खुद को उससे अलग क्यों नहीं किया? यदि वो ईमानदारी से अपने पद पर काम करना चाहते थे और बाद में ईमानदारी से राजनीति में आना चाहते थे तो उन्हें खुद को अलग रखना चाहिए था। साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जज के पद पर रहते हुए उन्होंने जो किया उसी के बदले में तो भाजपा उन्हें कुछ देना चाहती है, या फिर कथित रूप से बीजेपी के इशारे पर ही तो सब कुछ हो रहा था। तो फिर राजनीतिक मामलों से खुद को अलग कैसे किया जा सकता है? हमने आपको बताया कि किस तरीके से इनसे संबंधित तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते रहे। बहुत सारे विवाद सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाए। चीफ जस्टिस ने खुद ही इनके मामलों को उठाकर दूसरे जजों को सौंपा। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस गंगोपाध्याय को चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं क्या? क्या इस मामले की ईमानदारी से स्पष्ट समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि जस्टिस गंगोपाध्याय पद पर रहते हुए ईमानदारी से कार्य कर रहे थे क्या? आखिर क्यों इन पर लगातार यह आरोप लगता रहा कि ये भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं, जानबूझकर टीएमसी सरकार को घेर रहे हैं? यदि इस तरह से सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लालच में देश भर के जज पहले एक पार्टी को कथित रूप से लाभ पहुंचाएंगे और बाद में रिटायर होकर या रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा देकर किसी पार्टी में चले जाएंगे, तो फिर देश की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या होगा? अब तक तो यही आरोप लगता था कि रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पदों के लालच में या फिर किसी डर की वजह से बहुत सारे जज कथित रूप से सत्ता के समर्थन वाले फैसले देते हैं, और अब तो सत्ता के लालच में ही पद की गरिमा को तार तार करने का आरोप लगने लगा। इसलिए अब चारों तरफ यह सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जिन्होंने देश से वादा किया था कि न्यायपालिका में देश की जनता का भरोसा बढ़ाएंगे, उन्हें इस मामले पर गौर करना चाहिए। जस्टिस उपाध्याय जिस तरीके से इस्तीफा देकर राजनीति में उतरने जा रहे हैं और इससे पहले उन्होंने जो जो किया है वो न्यायपालिका में देश का भरोसा डिगाने वाला कारनामा साबित हो सकता है। पहले से ही ऐसे तमाम मामले हैं जिन्हें लेकर न्यायपालिका पर लगातार नकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में यदि जज सीधे सीधे राजनीति के अखाड़े में ऐसे उतरने लगेंगे तो देश के लोकतंत्र का नुकसान ही होना है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि घूस लेकर यानी रिश्वत लेकर वोट देने
देने या संसद में विशेष रूप से बोलने वाले सदस्यों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ग्रेट जजमेंट है, स्वागतम। इस फैसले से साफ सुथरी पॉलिटिक्स सुनिश्चित की जा सकती है और लोगों का सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब भी प्रधानमंत्री ने स्वागतम किया कि नहीं, जरा पता लगाइए। ये वाला मामला और भी गंभीर है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने विस्तार से बात की है। इस्तीफा देकर राजनीति में आने वाले जज को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से भी होना चाहिए कि एक तरफ तो स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं और दूसरी तरफ क्या न्यायपालिका में भी इतने भीतर तक घुसकर सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है? क्या सब कुछ सिस्टम के तहत हो रहा है कि पहले अदालतें केंद्रीय जांच एजेंसियों को मामले सौंपें, फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग पार्टियों के विपक्षी नेताओं को टारगेट करें, परेशान होकर वो नेता बीजेपी का दामन थाम ले और बीजेपी का दामन थामने के बाद क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं। भाजपाई वॉशिंग मशीन कैसे एक बार फिर से एक्टिव हो गई है महाराष्ट्र में, इसका विशेष उदाहरण हमने इस वीडियो में दिखाया है। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी अभी देश में अचानक से कुछ ऐसी गतिविधियां होने लगी हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद ऐसी भगदड़ मच जाएगी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाल ही में बीजेपी ने यूपी के बाराबंकी से उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि मेरा एक एडिटेड वीडियो वायरल किया जा रहा है जो कि डीप फेक एआई तकनीकी द्वारा बनाया गया है। इसकी एफआईआर मैंने दर्ज करा दी है। इसके संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि मामले की जांच कराई जाए। जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता सार्वजनिक जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। वही लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि यदि आप सच में निर्दोष हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, तो फिर राजनीतिक जीवन की लड़ाई लड़िए। बाकी एफआईआर तो आपने करवा ही दी है। डबल इंजन की सरकार है, जांच होगी। यदि किसी ने कुछ गलत वीडियो बनाई होगी तो निश्चित पकड़ा जाएगा। आप निर्दोष साबित होकर रहेंगे। इस तरह से जांच से पहले ही कोई सरेंडर करता है क्या? वही लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई है, इसके बाद से दिल्ली से ही निर्देश आया है कि चुनाव लड़ने से खुदा मना कर दो। कल ही आपने देखा भोजपुरी गायक पवन सिंह ने भाजपा के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब खबर है कि वहां से अक्षरा सिंह को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है। फिल्मी कलाकारों को किस आधार पर वोट करना चाहिए और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इस पर हमने विस्तार से इस वीडियो में चर्चा की है। उसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, इसके बाद वोट देने का फैसला करिएगा। वहीं भाजपा में भगदड़ का आलम ऐसा हो चुका है कि बीजेपी और बसपा के करीब 100 से अधिक नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के अपने लोग टिकट छोड़कर जा रहे हैं। खाली पेपर लीक होने की वजह से ही भाजपा के 2.5 करोड़ वोट लीक हो चुके हैं। वहीं अजय मिश्रा टेनी को टिकट देने पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनता को समझना चाहिए कि ये कैसी सरकार है। भाजपा ने जितने लोगों को टिकट दिया है सब चुनाव हारने वाले चेहरे हैं। यदि भाजपा सत्ता में रही तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, नौकरी भी खत्म हो जाएगी। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आ जाएंगे। कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले ही कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना छोड़कर दावेदारी छोड़ चले जाएंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा। कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा। कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा। कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकट को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है, लेकिन इन मुद्दों को टीवी पर कभी नहीं दिखाया जाता। टीवी पर 24 घंटे अंबानी के बेटवा की शादी और बॉलीवुड स्टार दिखाए जाते हैं। आपके मुद्दे इसलिए नहीं दिखते क्योंकि मीडिया पर आम जनता का नहीं बल्कि अरबपतियों का कंट्रोल है। वैसे सुनने में आ रहा है आजकल गोदी मीडिया घंटों घंटों अंबानी सेठ के घर की शादी दिखा रहा है, खूब सारे फिल्मी गाने बजा बजा के दिखा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि देश के युवाओं एक बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो बहुत दूर की बात है। केंद्र सरकार खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठ चुकी है। अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली हैं। महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000, रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का कोई जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं? अस्थायी नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है न सम्मान है। खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक है और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस प्लान तैयार
किया है। इंडिया का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद दरवाजे खोल देंगे। बेरोजगारी के अंधेरे को चीरकर युवाओं के भाग्य का सूर्योदय होने वाला है। उधर पिछले 10 सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से देश का गोदी मीडिया न सिर्फ विपक्षी दलों के साथ बल्कि देश की जनता के साथ भी भयंकर वाला धोखा कर रहा है। इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो ही नहीं सकता कि आप अपने ही देश की जनता को अंधेरे में रखें, उनके आंखों में सरेआम धूल झोंक दें। कुछ महीने पहले आपने देखा था, दिल्ली के बीचों बीच लाखों की संख्या में देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर पहुंचे थे, मगर गोदी मीडिया के किसी लपटझंडिस की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि जाकर लाखों की आबादी की आवाज को सुन सके और देश में उनकी आवाज को बुलंद कर सके। गोदी मीडिया ने पूरी तरह से इस मामले को बायकॉट कर दिया। पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में विपक्षी महागठबंधन की रैली हुई। पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ देखकर दिल्ली की चूल्हे हिल गई। गोदी मीडिया को कथित रूप से सख्त निर्देश दिया गया कि पटना में तेजस्वी ने जो रैली की है, जहां लाखों की भीड़ जुट आई है, उन तस्वीरों को टीवी पर नहीं दिखाना है, कहीं देश भर में माहौल गड़बड़ा न जाए। डर का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी रैली को टीवी से गायब करा दिया गया। पटना के इसी कार्यक्रम में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका तो कोई परिवार नहीं है, और अब गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके तमाम मंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ट्विटर पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं। जैसे पिछली बार राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बोल दिया था, तो भाजपा ने इसी को चुनावी कैंपेन बना लिया, मैं भी चौकीदार। बहुत सारे लोगों ने तो अपने हाथों पर लिखवा लिया, मैं भी चौकीदार। अब हालत यह हो गई कि चौकीदार बनने के लायक भी नहीं रहे, चौकीदारियों नहीं मिल रही है। बहरहाल बीजेपी के तमाम नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं। ये कैंपेन कितना सफल होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर फिलहाल चर्चा ये हो रही है कि जब भी हम परिवार की बात करते हैं तो बीवी बच्चों की बात होती है। अब भाजपा के जो नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं, उनमें बीवी कौन है और बच्चा कौन है, इसका फैसला तो वही लोग कर सकते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, लोग कह रहे हैं कि आम भाषा में इसे ही लफाजी कहा जाता है। जिस परिवार की चर्चा के सवाल में प्रधानमंत्री मोदी अक्सर घेर लिए जाते हैं, वो परिवार और राजनीतिक परिवार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी भाजपा जो परिवार दिखाने की कोशिश कर रही है, ये परिवार तो सबके पास है। ये परिवार लालू यादव के पास भी है, राहुल गांधी के पास भी है, अखिलेश यादव के पास भी है। तो क्या राहुल गांधी अपने नेताओं को कह देंगे कि देखो वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है? राहुल गांधी अविवाहित है तो है, अभी उनके पास बीवी बच्चे नहीं है तो नहीं है, इसको स्वीकार कर लेने में क्या तकलीफ है। लेकिन जिस तरीके से इसको कैंपेन के रूप में लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटा सा भी मौका छोड़ने की हालत में भाजपा नहीं है, जो मिले लपेट लो। अब देखना यह है कि देश के कितने लोग इस बार मोदी का परिवार लिख रहे हैं और मोदी का परिवार बन रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास बच्चे भले न हो, पत्नी तो है, कम से कम उन्हीं के साथ एक तस्वीर डाल देते, लालू यादव को दे देते करारा जवाब कि ये देखो मेरा परिवार। तेलंगाना में जाकर कह रहे हैं कि मैंने इस देश के लिए बचपन में ही घर बार छोड़ दिया। गोदी मीडिया की मशहूर लपटझंडिसों में से एक है ये मैडम, देखिए लिख रही हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के निजी हमले के बाद बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपने प्रोफाइल में जोड़ा मोदी का परिवार। राजनीति में इसे ही नहले पर दहला कहते हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि मैडम आप अपने नाम के आगे मोदी का परिवार कब लिखेंगी? वैसे कहा यह भी जाता है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की जाती, जैसे जज साहब ने अब तक नहीं की थी, वैसे ही गोदी मीडिया के भी बहुत सारे लपटझंडिस हैं जो नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।